एक्स्ट्रस डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 311। तो हम बच्चे को भूतकाल में भेज देंगे। मुझे नहीं लगता कि वह समय यात्रा के तनाव से बच सकता है, अगर तुम भी नहीं बच सकते। मेरा विश्वास करो, वह बच सकता है। उसकी विशेषता समय मृत्यु के प्रति उसके प्रतिरोध को बढ़ाती है। डैनियल उन्हें सुन सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। क्रोनोस की बात सुनने के बाद गया ने डैनियल को गंभीर भाव से देखा। शुभकामनाएं, बच्चे, और माफ़ करना, तुम हमारी दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। वह क्रोनोस के साथ कमरे से बाहर चली गई। अकेले रह जाने पर डैनियल अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश उसने बेहतर किया होता, काश वह स्वार्थी न होता। सिस्टम, क्या तुम समय की जेल को हटा सकते हो? नकारात्मक होस्ट, नियो समय की जेल को नष्ट कर सकता था, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। अभी डैनियल खतरनाक मानसिक स्थिति में था। अगर उसे लड़ने की अनुमति दी जाती तो वह खुद को नष्ट कर सकता था। जबकि डैनियल को उसकी इच्छा के विरुद्ध संरक्षित किया जा रहा था, क्रोनोस गया और ज़्यूस ने युद्ध से तबाह दुनिया में कहीं और अपना काम किया। क्रोनोस ने वर्ल्ड टाइम स्पेल का एक नया, कमज़ोर संस्करण तैयार किया। जैसे ही यह पूरा हुआ, गया ने वर्ल्ड कोर को मैजिक सकल से जोड़ने की तैयारी की। ज़्यूस ने राक्षसों का वध किया। वह जहां भी गया, वहां सिर्फ खून और लाशों की नदियां ही बची रहीं। उसने मैजिक सकल बनाने के लिए राक्षसों के खून का इस्तेमाल किया। सभी राक्षस मैना का इस्तेमाल कर सकते थे। उनका मैना समृद्ध खून मंत्र के लिए एक बेहतरीन कंडक्टर के रूप में काम करता था। वह थक गया था, दिन रात लड़ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। फिर भी उसने न तो शिकायत की और न ही रुका। बिजली उसकी टूटी हुई त्वचा पर नाच रही थी, जिससे उसका शरीर हिलता डुलता रहा। टाइफॉन के नियंत्रण में राक्षसों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उससे लड़ाई की। वे खुशी खुशी ज़्यूस के रास्ते में कूद पड़े। जब टाइफॉन ने उन्हें रूपांतरित किया तो उसने सुनिश्चित किया कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। दोनों पक्षों में अंतहीन संघर्ष हुआ। ज़्यूस का शरीर टूटता गया और टूटता गया। साम्राज्य में छिपी कहानियों की खोज करें, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ता रहा। वह एक नासमझ हत्यारे की तरह लड़ा। मनुष्य, राक्षस, एलियंस, उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल दिया। उसका अपना काम पूरा करने से पहले गिरने का कोई इरादा नहीं था। ज़्यूस द्वारा पीछे छोड़ी गई रक्त की नदियां धीरे धीरे जुड़ती गईं, जिससे जादुई घेरे बन गए। अस्थिर ऊर्जा के साथ रून चमक उठे। क्रोनोस की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने ज़्यूस से ऐसा करने की उम्मीद की थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक था और फिर भी निराशाजनक था। क्या रक्त से बना जादू का घेरा कम टिकाऊ नहीं होगा? कोई भी रक्त की एक नदी को रोक सकता है और जादू विफल हो जाएगा? गया ने कुछ दिनों बाद क्रोनोस से पूछा। ये ठीक है, मैंने जादू के घेरे में नकली हिस्से जोड़े हैं। टाइफॉन को नहीं पता होगा कि क्या नष्ट करना है। वह बस सब कुछ नष्ट कर सकता है, उसने जवाब दिया। वह नहीं कर सकता। जैसे कि संकेत पर आकाश में दूसरा सूरज दिखाई दिया। इसकी सीमा बढ़ गई, पूरी दुनिया पर चमक रहा था। जलती हुई ओजोन की गंध और युद्ध की दूर की चीखों से हवा घनी हो गई। सूर्य ने पवित्र ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें फेंकी, हर जगह राक्षसों पर हमला किया। अपोलो, गया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जीवित था। हाँ, वह भी उनसे उलझ रहा है और हमारे लिए समय खरीद रहा है। उन्होंने अपोलो को योजना के बारे में नहीं बताया था। कल ही अपोलो ने अचानक क्रोनोस को फ़ोन किया था और उसे बताया था कि वे मदद के लिए तैयार हैं। उसे पता होना चाहिए कि हम उसके भविष्य के दर्शन के गुण के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्रोनोस ने कहा। उसकी निगाह ऊपर चमकते सूरज पर टिकी हुई थी। वह अब तक कहाँ था? गया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। छिपकर ताकत जुटा रहा था। ताकत जुटा रहा था। अपोलो अकेला नहीं है जो हमारे लिए समय खरीद रहा है। जब अपोलो सनशाइन के लिए ईंधन के रूप में काम करने के लिए अपने जीवन को प्रज्वलित कर रहा था, तब अरेस टाइफॉन के 3 संप्रभुओं से लड़ रहा था। उसी समय समुद्र को नियंत्रित करने में सक्षम एक अज्ञात जागृत व्यक्ति रूस के तट पर दिखाई दिया। जब उसने आर्कटिक महासागर के एक हिस्से को ऊपर उठाया तो बर्फीली हवाएं गरजने लगीं और रूस का आधा हिस्सा बर्फीले पानी में डूब गया। टाइफॉन के क्षेत्र पर समुद्र, हवा और जमीन से हमला किया गया। जबकि अरेस, अपोलो और समुद्र में हेरफेर करने में सक्षम अज्ञात जागृतकर्ता टाइफॉन को व्यस्त रखते थे, ज़्यूस पृथ्वी पर जादू लिख रहा था। 7 दिवसीय युद्ध। 7 दिनों तक दुनिया ने बेहेमौत के अनगिनत संघर्षों को देखा। आकाश पवित्र ऊर्जा से लाल हो गया। अंत में अपोलो ने अपना शरीर और जीवन जला दिया था। वह धूल में मिल गया और धूप फीकी पड़ गई। सुनहरा सूरज गायब हो गया, एक गर्मी छोड़ गया जो जल्द ही फीकी पड़ गई। अरेस का शरीर हवाओं के राजा चैरिब्दीस की तेज हवाओं से फट गया। उसके खून ने जमीन को दाग दिया, टूटी हुई धरती को भिगो दिया, क्योंकि उसका हथियार उसकी मुट्ठी से गिर गया। रूस में दिखाई देने वाले जागृतकर्ता को टाइफॉन ने पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया।
उसकी पीली और बेजान लाश को टाइफॉन के इलाके में घुमाया गया, ये दिखाने के लिए एक उदाहरण कि अगर कोई भी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, टाइफॉन के खिलाफ विद्रोह कर दे तो क्या होगा। ज़्यूस गिर गया। अपनी आखिरी सांस के दौरान उसने अपने कोर को खुद ही नष्ट कर दिया। बिजली के एक हिमस्खलन को बुलाया जिसने अनगिनत राक्षसों को मार डाला, जिससे खून की नदियां बहने लगीं। वर्ल्ड टाइम स्पेल पूरा हो गया। मंत्र को धरती पर सफलतापूर्वक अंकित किया गया। क्रोनोस और गैया तेजी से आगे बढ़े। टाइफॉन द्वारा जादू के घेरे को नुकसान पहुंचाने से पहले उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। क्रोनोस ने गैया की रक्षा की, जबकि उसने वर्ल्ड कोर और वर्ल्ड टाइम स्पेल के जादू के घेरे को जोड़ा। वे सफल रहे। हालांकि टाइफॉन गैया को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। विसंगतियों का पिता वर्ल्ड कोर से जुड़ सकता था। जब वह वर्ल्ड कोर से जुड़ा तो वह गैया को मारने के लिए इंतजार कर रहा था। हालांकि वह क्षण भर के लिए टाइफॉन के घात से बच निकलने में सफल रही और वर्ल्ड कोर और वर्ल्ड टाइम स्पेल को जोड़ दिया, लेकिन चोटों ने उसकी जान ले ली। क्रोनोस भी सुरक्षित नहीं बचा। वह हफ्तों से लगातार लड़ रहा था। थकावट ने उसे जकड़ लिया। जब क्रोनोस मारा जाने वाला था तभी डैनियल प्रकट हुआ और उसे बचा लिया। तुम यहाँ कैसे हो? क्रोनोस ने पूछा। थकावट ने उसके दिमाग को खराब कर दिया और उसने डैनियल की समय की जेल पर नियंत्रण खो दिया। यही वह तरीका था जिससे डैनियल बच सकता था। क्रोनोस को यह एहसास हुआ कि डैनियल वहाँ कैसे था तो वह हंस पड़ा। डैनियल की आंखों से आंसू बहने लगे। क्रोनोस को, जो उसके लिए एक बड़े भाई की तरह था, मरते समय हंसते हुए देखना दिल दहला देने वाला था। यह उसकी गलतियों की याद दिलाता था। क्रोनोस, तुम्हें ही अतीत में जाना चाहिए। तुम मुझसे बेहतर विकल्प हो। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि पिछली लड़ाई में भी। डैनियल। क्रोनोस ने डैनियल की बात बीच में ही रोक दी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैंने अपने अंतर्ज्ञान के कारण चाइल्ड ऑफ मैना को बचाने की कोशिश नहीं की। जब तुम उससे मिलोगे तो अपने अतीत को ये बता देना। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि डैनियल उससे सवाल कर पाता, क्रोनोस ने वर्ल्ड टाइम स्पेल सक्रिय कर दिया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। राक्षसों की एक बार की बहरी आवाज़ें फीकी पड़ गईं। डैनियल के चारों ओर की दुनिया अंधेरी हो गई। उस पर सन्नाटा छा गया। अचानक एक शक्तिशाली धारा ने उसे टक्कर मार दी। समय के साथ लहरें और तेज होती गईं। डैनियल ने बेतहाशा तैरने की कोशिश की। धारा मूर्ति घुमाती रही, उसे घसीटती चली गई। दिन, सप्ताह, महीने समय की नदी के खिलाफ तैरते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जब डैनियल को लगा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता तो उसने एक आवाज़ सुनी। मुझे माफ़ करें, बचाए गए लोगों की सूची में सेलेन नाम की कोई भी नहीं है। अमांडा, आप उस मरीज से क्या कह रहे हैं जो अभी अभी जागा है? एंटीसेप्टिक की गंध उसके नथुने में भर गई। मेडिकल मॉनिटर की बीप की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। जब वह पलक झपकाकर जागा तो उसकी आंखों की रोशनी चौंधियाने वाली सफ़ेद रोशनी से जल गई। एक बांझ मेडिकल रूम की तीखी गंध चूक थी। उसने चारों ओर देखा, डॉक्टर और नर्स को अपनी ओर घूरते हुए देखा। नर्स अमांडा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, जबकि डॉक्टर ने पेशेवर शांत भाव बनाए रखा। रोगी डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर ने पूछा। तुम्हें कैसा लग रहा है? डैनियल ने अपनी बाहों को देखा। उसने अपने गाल को चुटकी से दबाया। दर्द तुरंत लौट आया। ये सबूत था, यह कोई सपना नहीं था। वह अतीत में लौट गया था। हा हा हा। डैनियल की हंसी खोखली गूंज उठी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांपने लगे। क्या बकवास है। वह अपने आंसू नहीं रोक पाया और फूट फूट कर हंसने लगा। वह जिसकी परवाह करता था वह मर गया। वे उसकी गलतियों के कारण मर गए। वह उन गलतियों को सुधारने के लिए अतीत में लौट आया। लेकिन हा हा हा, क्या यह एक बीमार मजाक है? वह अपनी बहन को टाइफॉन के शासक चारिब्डीस द्वारा अपहरण किए जाने के 3 दिन बाद जागा। वह उसे बचा नहीं सका। कुछ मिनट बाद डैनियल के आंसू निकल आए। डॉक्टर उसे चेकअप करने के बाद दूसरे लोगों को देखने के लिए चले गए। मरीज। जब मशीनें उसके बगल में लगातार बीप कर रही थीं, तब भी बांझ गंध बनी हुई थी। डैनियल बिस्तर पर लेटा हुआ था, खाली नज़र से छत को घूर रहा था। हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करो, उसने कुछ सेकंड बाद बुदबुदाया। हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके शरीर में एक हल्की, सुनहरी चमक छा गई। डैनियल की चोटें ठीक होने लगीं। जैसे जैसे जादू उसके अंदर काम करता गया, उसके अंगों में शारीरिक दर्द कम होता गया। डैनियल के भीतर इरादे की गेंद, नियो, डैनियल के साथ समय पर वापस आ गई थी। डैनियल भावनात्मक रूप से बड़ा हो गया था। यह अच्छा है। नियो को राहत का एहसास हुआ। डैनियल का भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण था, वरना डैनियल दुनिया को बचाने से पहले ही टूट जाता। हालांकि कुछ गड़बड़ है। हमें डैनियल की बहन के अपहरण से 1 महीने पहले वापस आ जाना चाहिए था। क्या आखिरी समय में जादू विफल हो गया? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रोनोस के पास उचित जांच करने का समय नहीं था?
1 महीने की त्रुटि उस पल में स्वीकार्य थी जो उपयोगकर्ता को 8 साल पहले अतीत में भेज सकती थी। नियो और डैनियल बस बदकिस्मत थे। उन्हें ठीक उसी तारीख पर नहीं भेजा जा सकता था जो उन्होंने तय की थी, कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले। क्या ये वाकई किस्मत थी? किस्मत ने कारण और प्रभाव और किस्मत को आज्ञा दी। भाग्य हमें अतीत को बार बार बदलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो सकता है, या शायद ये सिर्फ दुर्भाग्य था। नियो को उम्मीद थी कि यह किस्मत नहीं थी। डैनियल अपनी चोटों को ठीक करने के बाद खड़ा हुआ। जैसे ही वह हिलने लगा, अस्पताल का सफ़ेद बिस्तर सिकुड़ गया। पास में खड़ी नर्स उसे रोकने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके घाव पूरी तरह से भर गए थे और जहां चोटें थीं वहां सिर्फ हल्के निशान रह गए थे। धन्यवाद, उसने नर्स से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन दूर थी, कमरे से बाहर निकलने से पहले। बाहर का गलियारा चमकीला था, पॉलिश किए गए फर्श उसके दृढ़ कदमों को दर्शा रहे थे। डैनियल की योजना सरल थी। वह क्रोनोस से मिलेगा और बताएगा कि अतीत में क्या हुआ था। तभी डैनियल की आंखों के सामने एक स्क्रीन उभरी। ये पता चला है कि होस्ट रिग्रेशन से गुजरा है। दिव्य प्रणाली को समायोजित करना। कृपया पुरस्कारों में से एक चुनें। 1. प्री रिग्रेशन आंकड़ों का 10%। 2. आपके पिछले जीवन से कोई भी एक कौशल स्तर रीसेट हो जाएगा। 3. कोई भी एक सिस्टम आइटम। पिछले प्रयास की कठिनाइयों के बाद डैनियल का अस्तित्व का बीज मजबूत हो गया था। इसने नियो को अपनी तकनीकों और आंकड़ों को सामान्य से ज़्यादा उदारता से आगे बढ़ाने की अनुमति दी। डैनियल पुरस्कार देखकर हैरान रह गया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है कि मैं एक कौशल चुनूंगा। वह स्तर बढ़ाने से आंकड़े प्राप्त कर सकता था और आइटम खर्च करने योग्य थे। दूसरी ओर कौशल शक्तिशाली, गैर खर्च करने योग्य और आंकड़ों या सिस्टम आइटम की तुलना में हासिल करना कठिन था। आप कौन सा कौशल चुनना चाहेंगे? टाइम स्टॉप, डैनियल ने कहा। टाइम स्टॉप लव 1 अनलॉक हुआ। कौशल चुनने के बाद डैनियल पश्चिम की ओर बढ़ गया। घना जंगल धुंध में डूबा हुआ था। राक्षस और जानवर इसकी झाड़ियों में छिपे हुए थे। उसने अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों को मार डाला और आगे बढ़ गया। टाइटन्स के मुख्यालय तक पहुंचने में उसे महीनों लग गए। किले जैसी संरचना दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। डैनियल उस जगह पर जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन समय लेना बेहतर था। उसने इसका इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए किया था। वह टाइटन्स के मुख्यालय के अतिथि तल पर बैठे रिसेप्शनिस्ट के पास गया। सुनहरे झूमरों के नीचे संगमरमर का फर्श चमक रहा था और विशाल हॉल बातचीत की शांत बड़बड़ाहट से भरा हुआ था। मैं क्रोनो से मिलना चाहता हूं, उसने कहा। सर, आप नहीं मिल सकते। जब डैनियल ने अचानक अपनी आभा बिखेरी तो रिसेप्शनिस्ट ने बोलना बंद कर दिया। माहौल बदल गया। हॉल में एक ऐसा दबाव भर गया जिससे पास की मेजों पर रखे कांच के आभूषण हिलने लगे। पहरेदार हरकत में आ गए। उन्होंने डैनियल को घेर लिया और अपने हथियार उसकी ओर तान दिए। अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ, पहरेदार नेता चिल्लाया। हा, शांत हो जाओ, डैनियल ने ठहाका लगाया। मैंने कहा, अपने घुटनों पर। अगर हमें कोई मनमाना मिला तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। किससे गोली मारो? तुम्हारा हथियार गायब है। पहरेदार नेता स्तब्ध रह गया। उसके हाथ, जो कभी धनुष पकड़े हुए थे, अब खाली थे। जब उसने डैनियल को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो अब उसी धनुष को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने इसे कब लिया? पहरेदार नेता चौंक गया। अन्य पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके हथियार गायब हो गए। जैसे ही हथियार डैनियल के पैरों के पास एक साफ सुथरे ढेर में फिर से दिखाई दिए, स्टील की खटखट की आवाज़ गूंज उठी। हम लड़ने के बजाय सभ्य लोगों की तरह बात क्यों न करें? डैनियल मुस्कुराया। उसने हथियार चुराने के लिए टाइम स्टॉप का इस्तेमाल किया था। तुम शापित बदमाश हो। अचानक एक पहरेदार डैनियल की ओर झपटा। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखो। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। डैनियल ने तुरंत प्रतिक्रिया की, एक बार फिर टाइम स्टॉप का इस्तेमाल किया। जब गार्ड बीच हवा में रुका तो हॉल में सन्नाटा छा गया। डैनियल अपनी स्थिति बदलने ही वाला था कि उसके पीछे से एक आवाज़ गूंजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा टाइम को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। डैनियल ने उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर घूमकर देखा। क्रोनोस वहीं खड़ा था। अपनी उंगलियों के एक झटके से क्रोनोस ने टाइम पर डैनियल की पकड़ को तोड़ दिया। जमे हुए क्षण कांच की तरह घुल गए और वास्तविकता का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। अब मुक्त हो चुका गार्ड आगे की ओर झपटा। उसका हमला डैनियल के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, क्रोनोस ने हाथ उठाकर हस्तक्षेप किया। गार्ड की हरकतें अचानक बंद हो जाने पर समय की लहरें सी लग रही थीं। सर, गार्ड ने सलामी दी। उनके रुख सम्मान से सख्त हो गए। क्रोनोस ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उसकी निगाह डैनियल से कभी नहीं हटी। मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, डैनियल ने पलकें झपकाईं। तुम मुझे जानते हो? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मुझसे मिलने आए हो, है न? चलो मेरे कार्यालय में बात करते हैं।
क्रोनोस की अभिव्यक्ति अस्पष्ट रही। डैनियल ने निराशा को दबाते हुए एक उदास मुस्कान दिखाई। उसे उम्मीद थी कि क्रोनोस उसे याद रखेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थीं। दोनों गलियारे से होते हुए क्रोनोस के कार्यालय में प्रवेश कर गए। क्रोनोस ने डैनियल से कहा कि वह चाय बनाते समय बैठे। कमरे में हल्की रोशनी थी। क्रोनोस को कैबिनेट से चाय के कप निकालते देख डैनियल ने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। उसकी उंगलियां घिसी हुई चमड़े की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर बेचैनी से टैप कर रही थीं। मुझे पिछले लूप के बारे में सब कुछ बताना है, लेकिन क्या क्रोनोस मुझ पर विश्वास करेगा? अचानक उसके सामने एक स्क्रीन चमक उठी। होस्ट को भविष्य के बारे में जानकारी नहीं बतानी चाहिए। हाँ, क्यों? डैनियल हैरान था। भाग्य, भविष्य के बारे में बताना भाग्य को आपके खिलाफ कर देगा। डैनियल ने और भी भौहें सिकुड़ीं। उसे समझ में नहीं आया कि भाग्य उस पर कैसे हमला कर सकता है, लेकिन सिस्टम को जानते हुए यह उसे तब तक चेतावनी नहीं देता जब तक कि खतरा वास्तविक और तत्काल न हो। अगर मैं यह नहीं बताता कि मैं भविष्य से हूं, तो मैं क्रोनोस का विश्वास कैसे जीत पाऊंगा? होस्ट को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। डैनियल का दिमाग तूफानी समुद्र की तरह घूम रहा था। सिस्टम ने उसे यह कहने से मना नहीं किया था कि वह भविष्य से है, केवल इसके बारे में जानकारी का खुलासा करने से। क्या कोई खामी थी यहाँ? क्रोनोस की आवाज़ ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उस आदमी ने उसके सामने चाय का भाप से भरा कप रखा। चीनी मिट्टी का कप नाजुक था, जिस पर घुमावदार चांदी के पैटर्न सजे थे। जब उसने इसे उठाया तो उसकी हल्की गर्मी डैनियल के हाथों पर फैल गई। भाप को हवा में घूमते हुए देखकर उसके दिमाग में धीरे धीरे एक विचार आया। क्रोनोस, डैनियल ने शुरू किया, मैं डैनियल कैलम हूँ और मैं भविष्य से हूँ। क्रोनोस ने एक भौं उठाई। फिर भी उसका भाव शांत और अस्पष्ट बना रहा। उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? क्रोनोस ने पूछा। मैं नहीं कर सकता, मुझे खेद है। डैनियल हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया। चाय के प्याले पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई जैसे ही उसने कहा, लेकिन मुझे कुछ पता है जिससे मैं तुम्हारा विश्वास जीत सकता हूँ। क्रोनोस पीछे झुक गया। उसके होठों के किनारों पर एक चंचल मुस्कान उभरी। डैनियल सच बोल रहा था या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना कि मौजूदा स्थिति कम से कम उसके लिए मनोरंजक थी। और वह क्या हो सकता है? डैनियल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी नज़र क्रोनोस से मिली। अडिग, तुम मैना के बच्चे को बचाना चाहते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि चटकती आग भी शांत हो गई, मानो अपनी सांस रोक रही हो। क्रोनोस की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह चुप रहा और उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक गंभीर हो गई। मुझे इसका कारण नहीं पता, डैनियल ने कहा। तुमने हमेशा कहा था कि तुम अपने अंतर्ज्ञान के कारण माना के बच्चे को बचाना चाहते थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस पर तुमने कहा कि कारण कुछ और था। क्रोनोस का हाथ हवा में रुक गया। उसकी उंगलियां उसके कप के किनारे पर हल्के से टिकी हुई थीं। कुछ और? वह क्या था? मुझे कारण नहीं पता, तुमने इसका खुलासा नहीं किया। डैनियल और क्रोनोस के बीच सन्नाटा छा गया। क्रोनोस कुछ सोच रहा था। उसकी तीखी आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह डैनियल को दूर से घूर रहा था। केवल मोमबत्ती की लौ की चटकने की आवाज़ और कपड़े की हल्की सरसराहट थी क्योंकि क्रोनोस थोड़ा सा हिल रहा था। कुछ मिनट बाद उसकी आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। तुम्हें माना के बच्चे के बारे में कैसे पता? वह मेरी बहन है, सेलेन कैलम। उसे कुछ महीने पहले पवन के राजा चारिबदिस ने अगवा कर लिया था। मुझे खेद है। ठीक है। डैनियल इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि वह अपनी बहन को नहीं बचा सकता। दर्द अभी भी था, एक घाव की तरह जो ठीक होने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया था। वह टाइफॉन को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित करेगा। क्या तुम मुझे सिर्फ इसके बजाय कोई और सबूत दिखा सकते हो? क्रोनोस ने पूछा। डैनियल की भौहें तन गईं। कुछ ऐसा जो ये प्रकट कर सके कि मैं भविष्य से हूं, लेकिन भविष्य के ज्ञान को प्रकट नहीं करता। उसने इसे साबित करने का कोई तरीका सोचा। उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मुझे एक कलम और कागज़ मिल सकता है? ज़रूर। क्रोनोस ने उसे अपनी मेज़ पर रखी फाइल से एक कागज़ और अपनी कलम दी। डेस्क स्क्रॉल और आधे अधूरे लिखे फार्मूलों से भरा पड़ा था। प्रतीकों को जल्दबाजी में उकेरा गया था, जैसे कि बीच में ही सोच में पड़ गए हों। डैनियल ने उस पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। क्रोनोस झुक गया करीब। जब तक उसके चेहरे पर पहचान नहीं आ गई, तब तक उसका भाव तटस्थ था। चित्र एक जादुई घेरे जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी जटिलता क्रोनोस की डेस्क पर बिखरे कच्चे रेखाचित्रों से कहीं ज्यादा थी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वह वर्ल्ड टाइम स्पेल है जिसे मैं बना रहा हूं, क्रोनोस ने कहा। लेकिन मेरा मंत्र केवल प्रोटोटाइप चरणों में है, जबकि तुम्हारा पूरा है। डैनियल ने हल्के से मुस्कुराया। क्रोनोस जो चेहरा बना रहा था, वह प्रयास के लायक था। वर्ल्ड टाइम स्पेल डैनियल को सिस्टम द्वारा दिया गया था। उसने अपने आखिरी टकराव के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। इसे फिर से इस्तेमाल करना, बस पहले कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्रोनोस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी डेस्क का दराज खोला और एक छोटा क्रिस्टलीय रिकॉर्डर निकाला। डैनियल ने उसे भ्रमित आंखों से देखा। ये डिवाइस मुझे समय की आवाज़ें रिकॉर्ड करने देती है। डैनियल जानता था कि समय की आवाज़ें क्या हैं। जो कोई भी समय की मृत्यु के करीब आता था वह उन्हें सुन सकता था। क्रोनोस ने आगे कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मैं मन के बच्चे को क्यों बचाना चाहता था, है न? डैनियल ने सिर हिलाया। यह इसी वजह से है। क्रोनोस ने रिकॉर्डर बजाया। डिवाइस से एक विकृत आवाज़ गूंजी जो स्थिर आवाज़ के साथ चटक रही थी। मैं हूँ जिसने के लिए अतीत में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप के कारण आवाज़ टूटती रही। चटकने की आवाज़ में कुछ हिस्से खो गए। हालांकि डैनियल बता सकता था आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। दर्द। ऐसा लग रहा था कि हर शब्द से पीड़ा टपक रही थी, मानो वक्ता मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हो। के कारण अतीत बदल गया और इसने दुनिया को नष्ट कर दिया। कुछ सेकंड के लिए अचानक आवाज़ बंद हो गई। फिर वक्ता ने फिर से बोलना शुरू किया, अपनी आवाज़ में कंपन को दबाने की कोशिश करते हुए। बचाने के लिए टाइफॉन से माना के बच्चे की रक्षा करें। नियो, जो चुपचाप सुन रहा था, स्तब्ध रह गया। रिकॉर्डर को घूरते हुए उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह मैं हूँ। वह टाइम विस्पर है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। नियो द्वारा छोड़े गए सभी शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सामान्य अर्थ स्पष्ट था। नियो को आखिरकार समझ में आ गया। समझ में आया कि क्रोनोस ने उसकी टाइमलाइन में उसकी मदद क्यों की थी और उसने डैनियल की टाइमलाइन में डैनियल की मदद क्यों की। ये सब समय की फुसफुसाहट के कारण था जो अतीत में यात्रा कर चुकी थी। कारण और प्रभाव उलट गए। क्रोनोस ने नियो की मदद की, बाद में दुनिया नष्ट हो गई। नियो ने समय की फुसफुसाहट का इस्तेमाल किया और समय की फुसफुसाहट अतीत में क्रोनोस के पास चली गई, जिससे क्रोनोस ने नियो को माना के बच्चे को बचाने में मदद की। समय की फुसफुसाहट के कारण प्रभाव पहले आया, फिर कारण। दुनिया की रक्षा के लिए माना के बच्चे को टाइफॉन से बचाओ, डैनियल ने कहा। क्रोनोस को घूरते हुए उसकी उंगलियां उसकी भुजाओं पर मुट्ठियों में सिमट गईं। ये समय की आवाज़ है जिसे आपने सुना है, लेकिन क्या आप वाकई इस पर भरोसा कर सकते हैं? डैनियल ने कहा, क्या होगा अगर समय की आवाज़ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? क्रोनोस ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने बड़बड़ाया। मैंने सपने देखे हैं, दर्शन, अगर आप उन्हें ऐसा कहें। उसने अपने होंठ आपस में दबा लिए। एम्पायर में और रोमांच खोजें। उसकी निगाहें दूर हो गईं, मानो वह किसी शून्य में घूर रहा हो जिसे केवल वही देख सकता था। हर दिन मैं एक ही सपना देखता हूँ। हमारी दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई। केवल एक ही आदमी बचा है। वह लड़ता रहता है, मरता है, पुनर्जीवित होता है, मरता है, पुनर्जीवित होता है। उसकी आवाज़ फट गई। भूतिया यादें, बुरे सपने इतने दर्दनाक थे कि उनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। इस अंतहीन नरक में वह उस इकाई को हराने के लिए लड़ता रहता है जिसने दुनिया का अंत किया, क्रोनोस ने कहा। आपको लगता है कि वह आदमी वही है जिसने आपके पास वॉयस ऑफ टाइम भेजा था? डैनियल ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि वह वॉयस ऑफ टाइम को अतीत में भेजने में कामयाब रहा और उसे उम्मीद है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। क्रोनोस ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि जिसने आपको पूरा वर्ल्ड टाइम स्पेल भेजा है वह भी वही है। वर्ल्ड टाइम स्पेल भविष्य में पूरा हो गया होगा और वह वही है। डैनियल ने क्रोनोस के दावे को न तो नकारा और न ही उससे सहमति जताई। वर्ल्ड टाइम स्पेल सिस्टम से आया था, क्रोनोस के सपने में आए आदमी से नहीं। क्या आपको यकीन है कि वे सपने सच हैं और सपने नहीं हैं? डैनियल ने फिर पूछा। समय के प्रति लगाव रखने वाले लोग सपनों के माध्यम से अपरिवर्तित अतीत को देख सकते हैं, क्रोनोस ने जवाब दिया। मैं समझ गया। डैनियल ने अपना सिर घुमाया। उसने खिड़की से साफ आसमान को देखा, जहां गुलाबी रंग की धारियां गोधूली के नीले रंग के साथ मिल गई थीं। एक आदमी जो अकेले लड़ रहा है। उसने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बेतुका है। कोई भी व्यक्ति इतना अकेलापन और दर्द झेलने के बाद भी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्रोनोस ने डैनियल पर भरोसा करने के बाद दोनों ने हाथ मिला लिया। उन्होंने टाइफॉन द्वारा जागृति के लिए ऊर्जा एकत्र करने की खबर का खुलासा किया। साथ ही उन्होंने बैकअप योजना के रूप में वर्ल्ड टाइम स्पेल तैयार करना शुरू कर दिया। डैनियल की सावधानीपूर्वक योजना के कारण टाइफॉन जागृतिकर्ताओं की लड़ाई से ऊर्जा एकत्र नहीं कर सका। विसंगतियों के पिता को इसके बजाय हवा और पृथ्वी से ऊर्जा अवशोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी जागृति की गति बहुत कम हो गई। डैनियल ने अवसर को जाने नहीं दिया। उसने बहुत तेज गति से प्रशिक्षण लिया और स्तर बढ़ाया। उसने पहले ही अन्य जागृतिकर्ताओं को उनकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद की। टाइटन्स और अवेकनर एसोसिएशन ने वर्ल्ड टाइम स्पेल को बहुत तेजी से पूरा किया। इस बार ये घटिया संस्करण नहीं बल्कि सच्चा, पूर्ण संस्करण था। फिर ये हुआ।
डैनियल की टाइमलाइन में टाइफॉन 5 साल बाद जागा। अवेकनर की तैयारियों ने उन्हें टाइफॉन का विरोध करने में मदद की थी। सिर्फ 1 साल के लिए टाइफॉन की ज़बरदस्त ताकत ने उनकी योजनाओं को कुचल दिया। आसमान तूफानी बादलों से काला हो गया था। ज़मीन बिखर चुके शहरों के खंडहरों से अटी पड़ी थी और अनगिनत अवेकनर असहाय होकर मर रहे थे। विसंगतियों के पिता को हराना असंभव था। कोई और विकल्प न होने पर अवेकनर ने वर्ल्ड टाइम स्पेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बार डैनियल अकेले अतीत में नहीं लौट रहा था। दर्जनों और अवेकनर एक साथ अतीत में जा रहे थे। मैं इस बार असफल रहा, लेकिन अगली बार हम जीतेंगे, डैनियल ने सोचा। हार से उसका दिल भारी था, लेकिन वह अपनी हार के नतीजे को बदलने के लिए दृढ़ था। वर्ल्ड टाइम स्पेल सक्रिय हो गया। डैनियल के चारों ओर एक जटिल पैटर्न में घूमते हुए तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी इंद्रियां बिखर गईं। वह देख नहीं सकता था, सूंघ नहीं सकता था या स्वाद नहीं ले सकता था। एक शक्तिशाली लहर ने उसे टक्कर मारी, जो भ्रमित करने वाली और अंतहीन थी, जैसे कि उसे किसी भंवर के बीच में फेंक दिया गया हो। वह वर्षों तक धारा के विपरीत तैरता रहा। अन्य उपस्थितियां पास में टिमटिमा रही थीं। शायद वे जागृति करने वालों की थीं जो उसके जैसे समय की नदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वे उपस्थितियां समय बीतने के साथ गायब हो गईं, एक के बाद एक, जब तक कि केवल डैनियल ही बचा। शायद वे जागृति करने वाले नहीं थे, डैनियल ने सोचा। ये संभव था कि समय की शक्ति ने उन लोगों को कुचल दिया जो उसके साथ समय यात्रा कर रहे थे। लेकिन डैनियल ने सोचा, उम्मीद की अन्यथा। वह दशकों तक तैरता रहा। जब वह हार मानने वाला था, तभी एक आवाज़ गूंजी, मुझे खेद है, बचाए गए लोगों की सूची में सेलेन नाम का कोई नहीं है। अमांडा, तुम एक ऐसे मरीज से क्या कह रही हो जो अभी अभी जागा है? अचानक डैनियल की चेतना वापस आ गई। वह एक अस्पताल के कमरे में जागा। हवा में एंटीसेप्टिक की खुशबू फैल रही थी। कोने में मशीनें धीरे धीरे बीप कर रही थीं, जो उसके नब्ज पर नज़र रख रही थीं। डैनियल ने अपने सिर की मालिश की, समय यात्रा के तनाव से होने वाले दर्द को महसूस किया। बंज सफ़ेद दीवारें अपरिचित लेकिन अजीब तरह से पुरानी यादों वाली लग रही थीं। मैं फिर से इस समय पर क्यों हूँ? जादू ने मुझे कुछ साल पहले ही अतीत में भेज दिया होगा। डैनियल को इसका कारण समझ में नहीं आया। क्या जादू में कोई कमी थी? डैनियल के विपरीत नियो को अब इस बात का यकीन था। किस्मत ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये डैनियल को उस समय से आगे नहीं जाने देगा जब वह पीछे चला गया था। हीलिंग स्लिप का उपयोग करें, डैनियल ने बड़बड़ाया। एक हल्की नीली चमक उसके शरीर को घेर लेती है क्योंकि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो जाती हैं। दर्द गायब होते ही उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं। उसने संबंधित डॉक्टर को संकेत दिया कि वह ठीक है और बिना एक और शब्द कहे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह मेडिकल टैंक से बाहर निकला, कपड़ा हवा में धीरे से फड़फड़ाया और जड़ी बूटियों की खुशबू हवा में घुल गई। उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। ये पता चला है कि होस्ट ने दूसरी बार प्रतिगमन किया है। दिव्य प्रणाली को समायोजित करना। कृपया पुरस्कारों में से एक चुनें। 1. पूर्व प्रतिगमन आंकड़ों का 20%। 2. आपके पिछले जीवन से कोई भी 2 कौशल स्तर रीसेट हो जाएगा। 3. कोई 2 सिस्टम आइटम। पुरस्कार बढ़ गए। डैनियल को सुखद आश्चर्य हुआ। प्री रिग्रेशन आंकड़े पुरस्कार चुनें। पिछली टाइमलाइन में डैनियल ने लेवल अप करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया था। इसके अलावा उसके पास पहले से ही पिछले लूप से टाइम स्टॉप कौशल था, एक ट्रम्प कार्ड जो अन्य कौशलों की तुलना में अधिक मजबूत था। चूंकि मैं पहले से ही ए रैंक पर हूं, इसलिए मुझे अब लेवल अप करने में अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरों से जल्दी मिल सकता हूं। डैनियल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह अकेला नहीं था जो रिग्रेशन में था। वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। ... वर्तमान नियो का आधा शरीर टूट चुका था। उसका फिगर मुश्किल से एक साथ टिक पा रहा था। लाल बिजली की चाप उसके खंडित रूप से चमक रही थी। प्रोफेसर डैनियल की अभिव्यक्ति अफसोस से भरी हुई थी। यह एहसास उस पर एक कुचलने वाली लहर की तरह भारी पड़ गया। आखिरकार उसे सब कुछ पता चल गया। उसने पता लगा लिया था कि उसे सिस्टम किसने दिया था। देवताओं के युग के दौरान प्रोफेसर डैनियल ने दुनिया को बचाने की बेताबी से कोशिश करते हुए हजारों बार पीछे की ओर वापसी की थी। वह अनगिनत बार असफल हुआ था, एक के बाद एक त्रासदी देखी थी। वह अकेला था जो पीछे की ओर वापसी कर सकता था। दूसरे लोग उसके साथ समय में वापस नहीं जा सकते थे। 5 साल से ज्यादा अतीत में यात्रा करने से दूसरों की समय यात्रा करने वाली आत्मा नष्ट हो गई। सिर्फ प्रोफेसर डैनियल का भविष्य का स्व ही समय की नदी द्वारा मिटाए बिना अतीत में वापस जा सकता था। ये किस तरह का बीमार मजाक है? डैनियल की आवाज़ सुनसान सन्नाटे में खोखली सी गूंज उठी। वह जानता था कि देवताओं के युग में इस बिंदु से आगे क्या होगा। उसने खुद भी इसे बार बार अनुभव किया था। हालांकि वह नियो को सच नहीं बता सका। इससे पहले जो विरोधाभास उन्होंने बनाया था, उससे भी बड़ा विरोधाभास पैदा होगा।
तुम ही थे जो इतने सालों तक मेरे साथ रहे। बोलते बोलते उनकी आवाज़ टूट गई। प्रोफेसर डैनियल अनगिनत बार पीछे हटने के बाद पागल हो गए थे। वे रोए थे, गुस्साए थे, वे शारीरिक इच्छाओं में लिप्त हो गए थे, वे खलनायक बन गए थे और दुनिया के विनाश में मदद की थी। दिव्य व्यवस्था हर समय उनके साथ रही। व्यवस्था उनका मानसिक सहारा बन गई थी। व्यवस्था की वजह से ही डैनियल हमेशा वर्ल्ड टाइम स्पेल का इस्तेमाल करके पीछे हटते थे। व्यवस्था के आग्रह पर ही उन्होंने दुनिया को नहीं छोड़ा। हालांकि उन्हें इससे नफरत थी, लेकिन वे दुनिया को बचाना चाहते थे। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। लानत है, लानत है। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो सफ़ेद हो गए। उनके चेहरे पर आंसू की लकीरें थीं। उसने दैवीय व्यवस्था के अंत को याद किया। ये फिर से होगा। जिस तरह दैवीय व्यवस्था ने प्रोफेसर डैनियल का समर्थन करने के लिए सब कुछ जला दिया था, उसी तरह नियो युवा डैनियल का समर्थन करने के लिए अपना सार जला रहा था। यह एक चक्र था, एक त्रासदी। फिर भी प्रोफेसर डैनियल नियो को नहीं रोक सके। नियो को रोकना दुनिया को खत्म होने देने से अलग नहीं था। प्रोफेसर डैनियल केवल ये देख सकते थे कि नियो को समय द्वारा एक विशाल विरोधाभास पैदा करने के लिए मिटा दिया गया था। एक विरोधाभास जो भूत, वर्तमान और भविष्य को बचाएगा। एक विरोधाभास जो उसे मार देगा। अचानक प्रोफेसर डैनियल ने एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ सुनी। एटेयर दासा। एंजल की आवाज़ प्रोफेसर डैनियल को पहचान में नहीं आ रही थी। इससे उसे बहुत तेज़ माइग्रेन हो गया। उसे लगा जैसे दबाव में उसकी खोपड़ी टूट जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर डैनियल ने एंजल से पूछा। एंजल ने भौहें सिकोड़ीं। उसने सामान्य रूप से बोलने की कोशिश की थी, हालांकि उसकी आवाज़ भ्रष्टाचार से भरी हुई एक मानसिक हमले में बदल गई थी। नियो के साथ सदियों तक सामान्य रूप से बातचीत करने के बाद एंजल भूल गया था कि उसकी आवाज़ अपने आप में एक हमला थी। नियो उसे समझने और भ्रष्ट हुए बिना उससे बात करने में सक्षम होने के लिए अजीब था। एंजल समझ गया कि वह प्रोफेसर डैनियल से बात नहीं कर सकता। उसने नियो पर चिल्लाया, उठो, तुम कमीने कुतिया। उसकी आवाज़ उजाड़ दुनिया में गूंज उठी। अगर तुम मरने वाले हो तो अकेले मरो। तुम मुझे अपने साथ क्यों खींच रहे हो? देवदूत समझ गया कि अगर नियो दुनिया को बचाने में कामयाब हो गया तो वर्तमान बदल जाएगा। कीड़ों और सड़न से भरी दुनिया के बजाय जीवन से भरी एक रसीली दुनिया दिखाई देगी। जीवंत जंगल, साफ आसमान और जीवन से सराबोर नदियां सड़ती हुई धूसर भूसी के विपरीत जिस पर वे खड़े थे। प्रोफेसर डैनियल, नियो और देवदूत का क्या होगा? प्रोफेसर डैनियल भविष्य में वापस लौट जाएगा जहां से वह आया था। चूंकि यह एक विरोधाभासी चक्र था, इसलिए उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि नियो और देवदूत के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे गलतियां थे। वे नष्ट हो चुकी दुनिया में मौजूद थे, जीवन से भरी दुनिया में नहीं। अगर नियो अतीत को बचाने में सफल हो जाता तो वर्तमान बदल जाता। नष्ट हो चुकी दुनिया नियो और एंजल के साथ गायब हो जाएगी और उसकी जगह जीवन से भरी दुनिया ले लेगी। बंद करो, तुम आत्म बलिदान करने वाले कमीने। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नियो ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, एक मरते हुए अंगारे की तरह कांप रही थी। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं सबसे मजबूत नहीं बन जाता। तुम बोल भी नहीं सकते। दिखावा करना बंद करो। एंजल ने हवा में बदलाव महसूस करते ही अपने शब्द निगल लिए। आसपास का माहौल भयावह हो गया। मंद रोशनी वाला युद्ध क्षेत्र कांपने लगा, मानो नियो के भीतर बन रही जबरदस्त ताकत को पहचान रहा हो। ऊपर काले बादल घूम रहे थे और ऊर्जा की हल्की फुसफुसाहट खाली जगह में गूंज रही थी। नियो की मौजूदगी बढ़ रही थी। अपनी सारी तकनीकें दे देने के बाद वह खोखला हो गया था। हालांकि वह एक अभूतपूर्व चरण में ताकत हासिल कर रहा था। आरोहण, तो तुम्हें पता है यह क्या है? नियो ने अपनी उखड़ी हुई सांसों के बीच कहा। अब तक नियो के अस्तित्व का बीज पृथ्वी की विश्व ऊर्जा और उसकी अपनी विश्व ऊर्जा से बनाई गई तकनीकों से भरा हुआ था। उसका अस्तित्व का बीज अशुद्ध था। सब कुछ दे देना एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में सामने आया। उसका अस्तित्व का बीज शुद्ध हो गया। यह एक संयोग था। नियो को नहीं पता था कि उसे पृथ्वी से प्राप्त की गई हर चीज़ को छोड़ना होगा और केवल वही रखना होगा जो उसका था, जिससे उसे विश्व ऊर्जा के साथ एक होने में मदद मिलेगी। मेरा प्राइमोजेनेटर कौशल मुझे ये सब बताने वाला था, लेकिन ये हमेशा रहस्यमय उत्तर देता है, नियो ने कड़वाहट से सोचा। प्राइमोजेनेटर कौशल के आधे स्लॉट बंद थे। ये समझाने के लिए कि क्यों एक स्लॉट का उत्तर था, एक एल्डर ड्रैगन को हराना और उसका दिल अवशोषित करना आपको अपनी ऊर्जा उत्पादन और पुनर्प्राप्ति दर बढ़ाने की अनुमति देगा। जब सभी मर चुके थे तो नियो को एल्डर ड्रैगन कैसे मिलना चाहिए था? प्राइमोजेनेटर के अन्य स्लॉट इसी तरह के असंभव से पूरे उत्तरों के पीछे बंद थे। आखिरकार मैं विश्व ऊर्जा के साथ अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता हूं और अपना आरोहण पूरा कर सकता हूं। नियो से अंतहीन ज्वार की तरह विश्व ऊर्जा के बाहर निकलने पर हवा हिंसक रूप से कंपन करने लगी।
यह उछलकर एक हो गई, जिससे टूटी हुई दुनिया नीले और चांदी के प्रकाश में रंग गई। नियो की जागृति शक्ति द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरोध में आसपास के पहाड़ कांप उठे और आसपास की चट्टानें ऊपर की ओर उठ गईं। विश्व ऊर्जा ने उसके टूटते शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बदल दिया। उसका सुनहरा खून नीला हो गया। विश्व ऊर्जा और अधिक सघन हो गई, भौतिक हो गई और मांसपेशियों में बदल गई। उसकी हड्डियां फिर से विकसित हुईं, पहले से कहीं अधिक मजबूत। अंग, तंत्रिकाएं, त्वचा, बाल, नाखून, उसका पूरा शरीर शुद्ध विश्व ऊर्जा से फिर से भर गया। नियो ने सांस छोड़ी। उसकी उपस्थिति के बाहर की ओर दबाव डालने पर उसके नीचे की जमीन फट गई। एक बार की बासी हवा अब मृत्यु और तीव्रता से धड़क रही थी। वह अपनी नसों में बहने वाली मन और दिव्य ऊर्जा के समान लेकिन अलग शक्ति को महसूस कर सकता था। वह एक सच्चा आरोही बन गया था। केवल देवदूत ही नियो के आरोही होने के महत्व को समझता था। आरोही को कई नामों से पुकारा जाता था। ईश्वर का वध करने वाले, स्वर्गभंजक, ये वे प्राणी थे जिन्होंने उन्हें दिए गए भाग्य को चुनौती दी और अपने हाथों से अपनी नियति गढ़ी। काफी देखा, नियो ने पूछा। वह एक स्वर्गभंजक बन गया था। हालांकि इससे उसकी वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उसका शरीर फिर से टूटने लगा। समय का क्षरण, जो उसके आरोही होने के बाद धीमा हो गया था, अब रुकने वाला नहीं था। क्षरण की गति फिर से बढ़ रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। समय तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह नियो को पूरी तरह से मिटा न दे। जब उसका शरीर टूट रहा था, नियो की नज़र प्रोफेसर डैनियल पर टिकी थी, जो मलबे के बीच खड़ा था। उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि उसे लगता है कि अब उसे जो अतीत याद है वह मेरे कार्यों के कारण हुआ है, नियो ने सोचा। लेकिन क्या यह सच है? अभी नियो, एंजल और प्रोफेसर डैनियल एक विरोधाभास चक्र के केंद्र बिंदु थे जो हजारों वर्षों से फैला हुआ था। केंद्रीय बिंदुओं के रूप में वे समय में परिवर्तन के प्रवाह को पहचान सकते थे। एंजल समझ गया कि नियो अतीत को बदलने का कारण बन रहा है। उसे मूल समय रेखा याद थी, नियो को भी। लेकिन क्या प्रोफेसर डैनियल के लिए भी यही सच था? क्या वह जो समय रेखा याद रखता है वह मूल समय रेखा है? नियो ने सोचा, क्या ये सच है कि मेरे वर्तमान कार्य वही हैं जो मूल समय रेखा में भी हुए थे और जिसने अंत में इसे बचाया? नियो को इस बारे में यकीन नहीं था। प्रोफेसर डैनियल कमज़ोर हो गए थे। साम्राज्य पर कहानियां खोजें। अब वह शक्तिशाली शक्ति नहीं रह गए थे जो देवताओं के युग में छाई हुई थी। ये पूरी तरह से संभव था कि वह समय रेखा में परिवर्तन को पहचान नहीं पाए और उनकी यादें समय द्वारा अधिलिखित की जा रही थीं। इससे उन्हें यह विश्वास हो सकता था कि उनकी वर्तमान नई यादें मूल यादें थीं। 1 to 5 वर्षों में फैले सामान्य लूप के विपरीत, नियो द्वारा बनाया जा रहा वर्तमान लूप हजारों वर्षों में फैला हुआ था। इतने बड़े लूप के लिए समय में परिवर्तन के प्रवाह को महसूस करने में सक्षम होने के लिए उन्हें शक्तिशाली होने के साथ साथ लूप का केंद्र बिंदु भी होना चाहिए था। नियो, प्रोफेसर डैनियल और एंजल वर्तमान लूप में केंद्र बिंदु थे। हालांकि प्रोफेसर डैनियल ने ताकत की आवश्यकता को पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि समय उसकी यादों को फिर से लिख रहा है, नियो ने सोचा। उसे मूल समय रेखा याद नहीं है और वह सोचता है कि मैं जो समय रेखा बना रहा हूं वह मूल समय रेखा है। बेशक नियो गलत हो सकता है। जब वह समय तत्व को जागृत करते हुए प्रोफेसर डैनियल से मिला तो उसे याद आया कि प्रोफेसर डैनियल ने दुनिया को बचाने के लिए देवताओं के युग के दौरान अनगिनत समय चक्रों से गुजरा था। प्रोफेसर डैनियल ने कहा था कि वह उन समय चक्रों के दौरान खुद को थका देने के कारण कमज़ोर हो गया था। अरे, मुझे अब परवाह नहीं है कि मूल समय रेखा क्या है और क्या नहीं। ये बहुत भ्रामक है। दुनिया बच जाती है, मुझे बस यही परवाह है। नियो ने अपना सिर घुमाया और अपने सबसे नज़दीकी कीड़े को देखा। देवदूत का शरीर 1000 आंखों वाले खंभे और अनगिनत कीड़े थे। उनमें से एक से बात करना देवदूत से बात करने के समान था। यह क्या है? देवदूत ने पूछा जब नियो ने उसे घूर कर देखा। मुझे बताओ कि वर्ल्ड टाइम स्पेल को कैसे अपग्रेड किया जाए। क्या? जब मैंने वर्ल्ड टाइम स्पेल का इस्तेमाल किया तो यह विफल हो गया, लेकिन जब डैनियल ने इसका इस्तेमाल किया तो यह काम कर गया, नियो ने कहा। जवाब स्पष्ट था, 0। एंजल के पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद इसने न केवल पृथ्वी की विश्व ऊर्जा को बल्कि तत्वों को भी दूषित कर दिया। वर्ल्ड टाइम स्पेल एक जटिल लेकिन नाजुक स्पेल था। एक छोटी सी आंतरिक त्रुटि इसे आसानी से विफल कर सकती थी। ये स्पेल सामान्य समय तत्वों का उपयोग करने के लिए बनाया गया था। 0 द्वारा समय तत्वों के भ्रष्टाचार के कारण नियो की समय रेखा के दौरान वर्ल्ड टाइम स्पेल विफल हो गया। डैनियल ने अभी तक टाइफॉन को नहीं हराया था, हालांकि वह किसी दिन ऐसा करेगा। यह एंजल के वंश की ओर ले जाएगा। अगर एंजल उतरता है तो समय तत्व दूषित हो जाएंगे। फिर वर्ल्ड टाइम स्पेल सक्रिय नहीं होगा। डैनियल सभी के साथ मर जाएगा। डैनियल की हार नियो की हार थी। नियो किसी को भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा होने से रोकने के लिए नियो को डैनियल द्वारा टाइफॉन को हराने और एंजल के उतरने से पहले स्पेल को अपग्रेड करना पड़ा। क्रोनोस और अन्य लोग स्पेल को अपग्रेड नहीं कर सके।
उनके पास शून्य तत्व नहीं था जिससे वे जान सकें कि यह कैसे काम करता है और इसके अनुसार स्पेल में बदलाव कर सकें। केवल नियो ही ऐसा कर सकता था। उसे इसके लिए एंजल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। मैं आपको क्यों बताऊं? तो आप जानते हैं कि स्पेल को कैसे अपग्रेड किया जाता है। एंजल को एहसास हुआ कि वह नियो की चाल में फंस गया है। ये पहली दुनिया नहीं थी जिसे एंजल ने मिटा दिया था। यह नियो से बहुत पुरानी थी और उसने बहुत कुछ देखा था। एंजल जानता था कि वर्ल्ड टाइम स्पेल को कैसे बदलना है ताकि यह काम करने के लिए दूषित टाइम एलिमेंटल्स का उपयोग करे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एंजल के शब्द बीच में ही रुक गए, उसके गले में जा लगे जब नियो ने तलवार को अपने सबसे नज़दीकी कीड़े पर फेंका। कीड़े ने एक तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख निकाली, जबकि उसका शरीर ऊर्जा से तड़प रहा था और चटक रहा था। नियो ने झुककर कीड़े यानी एंजल की आंखों में देखा। उसका चेहरा, जो टूट रहा था फिर भी लाल बिजली की चमक से बंधा हुआ था, कम से कम कहने के लिए भयानक लग रहा था। मुझे जवाब दो या मर जाओ, नियो ने कहा। मौत का खतरा। अब तक नियो एंजल को नहीं मार सकता था। केवल देवदूत या देवता ही अन्य देवदूतों को मार सकते थे। नियो न तो भगवान था और न ही देवदूत, लेकिन उसने विश्व ऊर्जा को जागृत कर लिया था। अब वह एक ईश्वर का वध करने वाला था। तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? शायद नहीं, नियो ने कहा। क्या हम पता लगाएंगे? नियो ने अपनी तलवार उठाई। उसके टूटे हुए शरीर की लाल चमक तेज हो गई क्योंकि उसके चारों ओर लाल बिजली की चमक उठी। दिव्य तलवारबाजी 7वां रूप तेनराइजेन। तलवार से एक सफ़ेद वार निकला जो चमकीला और विनाशकारी था। इसने जमीन को चीर दिया जिससे दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। हवा में हलचल हुई और राख जैसे सफ़ेद बादल दो भागों में विभाजित हो गए, जिससे परे गहरा अंतहीन शून्य दिखाई देने लगा। एंजल दर्द में दहाड़ने लगा। जैसे ही विश्व ऊर्जा ने उनके अंदरूनी हिस्सों को कुतरना शुरू किया, कीड़े मुड़ने लगे और तड़पने लगे। उनकी चीखें गरज की तरह गूंज उठीं, जो बिखरते परिदृश्य में गूंज रही थीं। रोना बंद करो, तुम इससे नहीं मरोगे, नियो ने कहा। नियो के हाथों पर एक हरे रंग की चमक छा गई जब उसने आशीर्वाद की उपचार क्षमता को बुलाया। यह मंद प्रकाश उसके चारों ओर मौजूद कठोर, विनाशकारी ऊर्जा के विपरीत था। उसने अपने आशीर्वाद की उपचार क्षमताओं को अपने इरादे में मिला दिया और इसे देवदूत में स्थानांतरित कर दिया। जैसे ही चोटें ठीक होने लगी, देवदूत का विचित्र रूप कांप उठा। तुम क्या कर रहे हो? देवदूत ने घबराहट में कहा, उसकी आवाज़ भ्रम और दर्द से कांप रही थी। मैंने तुमसे कहा था, नियो ने कहा। तुम इससे नहीं मरोगे। नियो ने एक और राक्षसी शक्तिशाली हमला किया। हमले की ताकत ने लाखों तड़पते हुए कीड़ों को चीर दिया। उनकी चीखें हवा में भर गईं और वे चमकती हुई राख में विलीन हो गए। एंजल को घायल करने के बाद नियो ने उसे फिर से ठीक किया। मैं तुम्हें मौत के कगार पर ले जाऊंगा, तुम्हें फिर से ठीक करूंगा, तुम्हें मौत के कगार पर ले जाऊंगा और तुम्हें फिर से ठीक करूंगा, नियो ने घोषणा की। उसका शरीर, जो पहले से ही टूट रहा था, उसने दर्द को अनदेखा करते हुए फिर से वार किया और धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मैं अनगिनत बार इसी से गुजर रहा हूँ। तुम्हारे वरिष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, नियो ने मुस्कुराते हुए कहा। दर्द की आदत डाल लो, ये खत्म नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बस अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार दो। एंजल की आवाज़ दर्द से टूट रही थी। नियो ने जवाब नहीं दिया। उसकी ठंडी, चुभती आंखें एंजल को घूर रही थीं। एंजल हंसने लगा। उसने अपनी आवाज़ में कंपन को दबा दिया और खुद को जोर से हंसने के लिए मजबूर किया ताकि नियो को उसकी पीड़ा की संतुष्टि से वंचित किया जा सके। तुम मुझे यातना देना चाहते हो? आगे बढ़ो, तुम जल्द ही मर जाओगे। तब तक मैं थोड़ा दर्द सह सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। नियो ने अपना सिर हिलाया, कमज़ोर अवस्था में भी एंजल के उच्च और शक्तिशाली रवैये को देखते हुए। मैं मदद नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं तुम्हें बचा लूँगा। मुझे किससे बचाओ? खुद से, समय और बाहरी देवता। उद्धरण अल्पविराम उद्धरण। अगर एंजल का चेहरा होता तो उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो जाती। उसका रूप गुस्से से बदल गया। उसने नियो को घूरते हुए दहाड़ लगाए। अपने आप को ज्यादा मत आंको, तुम बाहरी देवताओं को हरा दोगे। तुम एक आरोही हो सकते हो, लेकिन तुमने मुझे मुश्किल से हराया। नियो के शब्दों ने उसकी नसों को छू लिया था। मैं बाहरी देवता अस्थुलोन के सबसे निचले दर्जे के स्वर्गदूतों में से एक हूँ। मैं मुख्य बलों के लिए सिर्फ एक स्काउट हूँ। तुमने मुश्किल से सबसे कमज़ोर दुश्मन को हराया, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी देवताओं को हरा सकते हो। मैं अभी भी अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक आरोही हूँ। नियो ने कंधे उचका दिए। मेरे पास बाहरी देवताओं को मारने की क्षमता है। जब एंजल ने समझौता करने का कोई संकेत नहीं दिखाया तो उसने अपनी जीभ चटकाई। यहाँ देखो, मुझे यकीन है कि तुम मेरे पीछे खड़े उस आदमी को देख सकते हो। एंजल ने अनिच्छा से सिर हिलाया।
ये प्रोफेसर डैनियल को देख सकता था, इस तथ्य के बावजूद कि इसे ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर डैनियल के चारों ओर भ्रष्ट समय तत्वों ने उनकी उपस्थिति को कमजोर कर दिया, उन्हें एक धुंधली रूपरेखा में बदल दिया जो हवा में मृगतृष्णा की तरह चमकती थी। वह आदमी भविष्य से है और वह उस अतीत को याद कर सकता है जिसे मैं बदल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? मैंने दुनिया को बचाया। मुझे अभी तक नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं उसे वर्ल्ड टाइम स्पेल का उन्नत संस्करण देने में सक्षम था। नियो ने आगे कहा, यदि आप मुझे वह नहीं देते जो मैं मांग रहा हूं, तो मैं प्रोफेसर डैनियल से उन्नत वर्ल्ड टाइम स्पेल बताने के लिए कहूंगा। तो मैं उस मंत्र को अतीत के लोगों को दे दूंगा, नियो ने कहा। तो फिर ऐसा करो, तुम मेरी मदद क्यों मांग रहे हो? देवदूत ने तिरस्कार भरी आवाज में उपहास किया। अगर नियो ने वही किया जो वह कह रहा था, तो यह एक और विरोधाभास पैदा करेगा। एक और विरोधाभास जोड़ने से नियो पर काम करने वाले समय का क्षरण बढ़ जाएगा। उसे धीरे धीरे मिटाने के बजाय तुरंत मिटा दिया जा सकता है। कोई रास्ता नहीं है कि तुम उससे पूछोगे। साम्राज्य से और अधिक सामग्री का आनंद लें। जब नियो प्रोफेसर डैनियल से मंत्र मांगने के लिए मुड़ा तो देवदूत स्तब्ध रह गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में उससे पूछोगे। नियो के पैर नहीं रुके। देवदूत को याद आया कि नियो कौन था। एक पागल कमीना जो जीत की कोई उम्मीद न होने के बावजूद हजारों सालों तक लड़ता रहा। एक पागल लड़का जो भागने की ताकत होने के बावजूद नहीं भागा और इसके बजाय एक असीम शक्तिशाली इकाई से लड़ा। नियो ऐसा करेगा। वह प्रोफेसर डैनियल से जादू के लिए पूछेगा, भले ही इससे फिर से विरोधाभास पैदा हो। वह ऐसा करने के लिए काफी पागल था। रुको, देवदूत चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नियो ने हल्की मुस्कान के साथ देवदूत की ओर देखा। मन क्यों बदला? नियो ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। वह है, मुझे बचाओ। देवदूत को ये कहते हुए बेवकूफ़ी महसूस हुई। नियो अतीत को बचाने जा रहा था। परिणामस्वरूप देवदूत और नियो समय के द्वारा वर्तमान के साथ मिट जाएंगे। नियो खुद भी मर जाएगा। उसका शरीर टूट रहा था। नियो के पास उन दोनों को बचाने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी देवदूत ने नियो पर भरोसा किया, क्योंकि वह एक राक्षस था जो एक निश्चित हार को जीत में बदल देता था। उसने असंभव कर दिखाया था। जरूर, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नियो ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी। देवदूत चकित था और वह फूट फूट कर हंसा। मैं पागल हूं जो सोचता हूं कि तुम वास्तव में हम दोनों को बचा सकते हो। नियो के पास देवदूत को बचाने के लिए सहमत होने का एक ही कारण था, ज्ञान। उसे बाहरी देवताओं और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी चाहिए थी। पृथ्वी के पास कुछ जानकारी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से देवदूत के पास मौजूद ज्ञान के भंडार के बराबर नहीं थी। देवदूत ने नियो को बताना शुरू किया कि विश्व समय मंत्र को कैसे उन्नत किया जाए। आसपास का वातावरण शांत हो गया। जैसे ही देवदूत की आवाज़ खंडित अंतरिक्ष में गूंजने लगी, चीखती हवा शांत हो गई। देवदूत ने मंत्र को देखा था जब वह नीचे उतरा था। उसने समझ लिया था कि मंत्र कैसे काम करता है। अपने ज्ञान के साथ यह मंत्र को भ्रष्ट समय तत्वों के साथ संगत बनाने के लिए बदल सकता है। एंजल की व्याख्या सुनने के बाद नियो की नज़र उस पर टिकी रही। उसने एक आखिरी बात पूछी, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ। मैं सुन रहा हूँ, एंजल ने जवाब दिया। तुमने पिताजी को कैसे हराया? इसे गलत तरीके से मत लो, लेकिन तुम सही थे, तुम कमज़ोर हो। नियो का लहजा तथ्यात्मक था। 3 पैरागॉन तुम्हें कुचलने के लिए पर्याप्त हैं। अंडरवर्ल्ड में हजारों पैरागॉन और सैकड़ों एक्साल्टेड अवेकनर और डेमिगॉड थे। पिताजी भी वहाँ थे और वे एक देवता थे। वह 5वें चरण का ईश्वरत्व वाला व्यक्ति तुम्हारा पिता था। हाँ, वह मेरा पिता था। मैं समझ गया। एंजल की आवाज़ कड़वी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी जैसे पिछड़े ग्रह पर कोई भगवान मौजूद होगा। 5वें चरण के भगवान की तो बात ही छोड़िए। ईमानदारी से कहूँ तो उस समय तुम्हारे पिताजी को देखकर मैं घबरा गया था। साम्राज्य में कहानियाँ पढ़ें। 5वें चरण के भगवान को खत्म करने के लिए हमें अपनी मुख्य सेनाओं की ज़रूरत होती, लेकिन मैं सिर्फ एक स्काउट था। बेशक, मैं डर गया था। वेलकारिया जैसे देवदूत स्काउट थे जिन्होंने कमज़ोर ग्रहों पर विजय प्राप्त की। अगर उन्हें कोई मजबूत ग्रह मिल जाता तो वे पीछे हट जाते और मुख्य सेनाओं को जानकारी देते। बाहरी देवता अस्थुलॉन फिर अपनी सेना भेजकर युद्ध छेड़ देता। हैद से मुठभेड़ की याद ही सबसे बड़ा झटका था जिसकी एंजल वेलकारिया को उम्मीद थी। तो पिताजी कैसे हार गए? वर्ल्ड कोर, एंजल की आवाज़ गूंजी। मुझे सीधे वर्ल्ड कोर के अंदर बुलाया गया था। चूंकि मैंने आते ही वर्ल्ड कोर को दूषित कर दिया था, इसलिए सभी ने अपनी ऊर्जा स्रोत की मुख्य इकाई खो दी। यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी इससे अलग नहीं थे। देवदूत ने समझाया, केवल दुनियाओं के पास अपना ऊर्जा स्रोत होता है। इसके निवासियों, यहाँ तक कि देवताओं और स्वर्गदूतों के भी कोर वर्ल्ड कोर से जुड़े होते हैं। यदि वर्ल्ड कोर को इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाए कि वह अब ऊर्जा उत्पन्न न कर सके, तो दुनिया के निवासी भी अपनी ऊर्जा खो देंगे।
मैं भाग्यशाली था कि जब देवदूत ने नियो की तीखी नज़र देखी तो वह खांसने लगा। उसने अपने शब्द बदल दिए ताकि वह और अधिक क्रोधित न हो जाए। जब मैंने वर्ल्ड कोर को दूषित कर दिया तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता था, 5वें चरण का देवता भी नहीं। वेलकरिया ने कहा, इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों से सभी डरते हैं। आरोही का अपना ऊर्जा केंद्र होता है, आरोही के बाद वे अपने विश्व केंद्र से जुड़े नहीं होते। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी पराजित हो सकते हैं यदि उनकी दुनिया का विश्व केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाए। हालांकि आरोही ऐसे कानूनों से बंधे नहीं हैं। कुछ और भी था जो एंजल ने नहीं बताया, एक कारण जिसने उसके गर्व के बावजूद उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक कारण था कि आरोही को स्वर्ग तोड़ने वाले क्यों कहा जाता था। तो इसीलिए पिताजी हार गए। नियो ने सिर हिलाया। उत्तर जानने के बाद नियो ने अपनी चेतना को इरादे की गेंद से जोड़ने का फैसला किया। जब वह एंजल से बात कर रहा था और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब उसने लिंक को आधा अधूरा रखा था। इससे उसका ध्यान भटक गया और बहुत समय अतीत में बीत गया। नियो जानता था कि ऐसा होगा, हालांकि उसे विश्व समय मंत्र को उन्नत करने के लिए आवश्यक ज्ञान के लिए ऐसा करना पड़ा। नियो जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लिंक को पूरा करने के लिए तैयार था जब उसने अचानक एंजल की आवाज़ सुनी। तुम ये कर सकते हो, है न? मुझे बचाओ। हाँ, उसके शब्दों में विश्वसनीयता की कमी थी जब उसका एक चौथाई शरीर टूटकर बिखर गया था, जिससे उसकी हड्डियां और मांस बाहर आ गए थे। लेकिन वल्कारिया के पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। या दोनों ही समय के हाथों मिट जाएंगे। नियो ने वल्कारिया की नज़र को अनदेखा किया और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान और अतीत को जोड़ना आसान नहीं था। इंटेंट की गेंद सिस्टम जिसे उसने डैनियल के साथ छोड़ा था, उसमें काम करने के लिए अंतर्निहित निर्देश थे। ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकता था, बिल्कुल नियो के इंटेंट क्लोन की तरह। हालांकि खुद को नियंत्रित करना बेहतर था। हालांकि प्रोफेसर डैनियल की उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि नियो दुनिया को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नियो आराम कर सकता था। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। लापरवाह होने से गलतियां हो सकती हैं और निश्चित अतीत एक दुष्स्वप्न में बदल सकता है। जब नियो इंटेंट से जुड़ा तो उसने देखा कि युवा डैनियल शराब की बोतल से झूला झूल रहा है। वह एक गगनचुंबी इमारत के किनारे पर बैठा था, उसके पैर किनारे पर लटक रहे थे। नीचे शहर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। डैनियल के स्थान से बहुत दूर नियो टाइफॉन को अवेकनर के खिलाफ लड़ते हुए देख सकता था। आकाश प्रकाश की चमक से ढका हुआ था क्योंकि ऊर्जा विस्फोट हवा में टकरा रहे थे। विशाल हिमखंड और गरजती लपटें मौलिक तूफानों की तरह भड़क उठीं। एक बार फिर टाइफॉन जाग गया था। 73 बार मैं पीछे हट गया हूँ। 73 बार और मैं अभी भी उस राक्षस को हरा नहीं सकता। डैनियल जोर से हंसा। शराब की गंध हवा में भारी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि अगर मैं इसे हरा भी दूं तो भी इससे बड़ा खतरा आने वाला है। डैनियल की लाल आंखें उसके सामने मंडराती खोज विंडो पर टिकी हुई थीं। खोज, ओडिसी, टाइफॉन को हराना अंत नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा में एक कदम आगे बढ़ना है। टाइफॉन की हार के बाद एक और शक्तिशाली दुश्मन आएगा जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है, जो पृथ्वी पर आएगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड टाइम स्पेल भी आपको इस दुश्मन की मौजूदगी से नहीं बचा पाएगा। खोज विवरण। वर्ल्ड टाइम स्पेल को शक्तिशाली बनाने के लिए मैना स्रोत पृथ्वी के वर्ल्ड कोर नहीं की खोज करें। पुरस्कार, अपग्रेड किया गया वर्ल्ड टाइम स्पेल नए दुश्मन की मौजूदगी में भी काम करेगा। डैनियल ने इनाम पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने केवल खोज विवरण को फिर से पढ़ा। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? अगर ये दुनिया इतनी नाजुक है कि 70 प्रतिगमन भी इसे नहीं बचा सकते तो इसे नष्ट कर दिया जाए। वह हंसा लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं। 73 प्रतिगमन, 600 साल। डैनियल ने दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ किया था। उसने अपने प्रियजनों को अनगिनत बार मरते देखा था। और अब उसे पता चल रहा था कि यह तो बस शुरुआत थी। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब पीना जारी रखा। जलन की अनुभूति ने उसके सीने में दर्द को कम करने में कोई मदद नहीं की। नियो, जो चुपचाप देख रहा था, उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। डैनियल की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। अगर नियो थोड़ी देर बाद दिखाई देता तो डैनियल कुछ ऐसा कर सकता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, जैसे वर्ल्ड टाइम स्पेल को सक्रिय किए बिना खुद को मार डालना। होस्ट, डैनियल के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी। ओह, बहुत समय हो गया जब से तुमने मुझसे बात की है। डैनियल ने एक सूखी मुस्कान छोड़ी। शराब के नशे में उसके पैर डेस्क के किनारे से लटक रहे थे, थोड़ा हिल रहे थे। कांच पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे वह लकड़ी से टकराने लगा। क्या है? तुमने पूछा कि तुम्हें दुनिया को क्यों बचाना है? तुम्हारा लक्ष्य दुनिया को बचाना कब से था? तुम्हारी बहन को बचाना था। उसकी सांस अटक गई।
वह पहले से ही टाइफॉन के अधीन एक राक्षस है, उसे अब और नहीं बचाया जा सकता। डैनियल अपनी दयनीय प्रतिक्रिया पर हंसा, अपना सिर हिलाया जैसे कि खुद का मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हें ये बहुत पहले से पता था? क्या इसीलिए तुमने टाइफॉन को मारने की कसम नहीं खाई थी? क्या तुम हार मान रहे हो? हाँ, मैं हार मान रहा हूँ। क्या तुम अपनी बहन को मारने वाले को छोड़ दोगे? सिस्टम के शब्दों ने डैनियल को स्तब्ध कर दिया। डैनियल ने अपना मुंह कई बार खोला और बंद किया। वह ये नहीं कह सका कि वह अपनी बहन का बदला नहीं लेना चाहता। ठीक है, तुम जीत गए। उसने बोतल एक तरफ रख दी और खड़ा हो गया। छत के चारों ओर हवा गरज रही थी, बारिश से भीगे कंक्रीट और दूर से आ रहे धुएं की गंध ले जा रही थी। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने तक बार बार पीछे हटूंगा, लेकिन अब मैं इसे शर्तों के अनुसार करूंगा। हाँ, क्या करें? डैनियल सिस्टम के अपने शब्द पूरे करने से पहले ही इमारत से कूद गया। जब वह नीचे गिरा तो हवा उसके कानों में गर्जना कर रही थी। वह एक बहरे धमाके के साथ नीचे गिरा, जिससे उसके पैरों के नीचे फुटपाथ टूट गया। धूल जमने से पहले ही वह आगे की ओर भाग चुका था। हर कदम के साथ उसने हजारों मीटर की दूरी तय की। उसकी ब्लेड हवा में चमक रही थी, जिससे चमकदार चापों का निशान बन रहा था। ब्लेड से प्रकाश की चाप निकली और टाइफॉन के विशाल शरीर पर लगी। विसंगतियों के पिता दर्द से दहाड़ उठे। जागृतिकर्ताओं की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। डैनियल को कोई नहीं पहचानता था। वह वर्तमान चक्र में चुप रहा था। उसने जो एकमात्र उल्लेखनीय काम किया वह था क्रोनोस को ओरोबोरोस नामक एक अनाम स्रोत से विश्व समय मंत्र आरेख भेजना। इसके अलावा उसने उन राक्षसों को मारकर अपना स्तर बढ़ाया जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। वह सबसे पहले आगे बढ़ता और उन राक्षसों को मारता जो किलेबंद शहरों को नष्ट करने जा रहे थे, इससे पहले कि किसी को इसकी भनक लगे। तुम कौन हो? एम्मा ने पूछा। अन्य जागृतिकर्ता उसे आशा या अविश्वास से भरी आंखों से देख रहे थे। उनके चारों ओर ढही हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं, जो जलते हुए मलबे की टिमटिमाती चमक में लंबी छायाएं डाल रही थीं। डैनियल ने अपनी गर्दन मोड़ी और उन्हें अनदेखा कर दिया। वह शांत, संतुलित कदमों से टाइफॉन की ओर चला गया। मैं उसे रोक लूंगा। जाओ और वर्ल्ड टाइम स्पेल सक्रिय करो, उसने क्रोनोस से कहा। साम्राज्य पर विशेष कहानियां पाएं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्रोनोस ने पूछा। मैं ओरोबोरोस हूं, डैनियल ने उत्तर दिया। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह उछल पड़ा, एक गगनचुंबी इमारत जितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। जब वह टाइफॉन के सिर की ओर बढ़ा तो हवा उसके चारों ओर गरजने लगी। विसंगतियों के पिता ने दहाड़ लगाए। डैनियल जैसे एक अज्ञात, शक्तिशाली जागृत करने वाले की उपस्थिति से वह आश्चर्यचकित रह गया। अन्य जागृत करने वाले गया, एम्मा, रिया और टाइटन डैनियल की सहायता के लिए दौड़ने की तैयारी कर रहे थे, जब अचानक क्रोनोस ने अपना हाथ उठाया, उन्हें रोक दिया। चलो चलते हैं और दूसरों को मंत्र पूरा करने में मदद करते हैं, क्रोनोस ने कहा। क्यों? गया ने पूछा। लड़के ने कहा कि वह टाइफॉन को संभाल लेगा। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। क्रोनोस के पास ये समझाने का समय नहीं था कि ओरोबोरोस ही वह व्यक्ति था जिसने उसे वर्ल्ड टाइम स्पेल के ब्लूप्रिंट भेजे थे। स्पष्ट रूप से डैनियल ओरोबोरोस था। गया ने यह नहीं पूछा कि क्रोनोस डैनियल पर इतना भरोसा क्यों कर रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर भ्रम की झलक दिखी, लेकिन फिर वह नर्म पड़ गई। तुमने सुना क्रोनोस, हम जा रहे हैं, गया ने अपोलो और एम्मा से कहा। टाइफॉन से लड़ने वाले जागने वाले चले गए। केवल डैनियल ही बचा था, जो नरसंहार के बीच अकेला खड़ा था। परेशान मत हो, डैनियल ने एक बड़े पंजे वाले वार को चकनाचूर करते हुए कहा, जिसने उस जगह की जमीन को तोड़ दिया जहां वह खड़ा था। मैं तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से रोक सकता हूं। डैनियल आधा नशे में युद्ध के मैदान में खरगोश की तरह घूमता रहा, अप्राकृतिक शालीनता के साथ विनाश के बीच से गुजरता रहा। उसने उन हमलों को रोका और चकमा दिया जो आसानी से शहरों को उड़ा सकते थे। उसके बेपरवाह रवैये ने टाइफॉन को और भी क्रोधित कर दिया। विसंगतियों के पिता की चमकती आंखें बढ़ती जलन के साथ सिकुड़ गईं। तभी डैनियल ने अपना मुंह खोला। तुम्हें पता है, मैंने कुछ चक्र पहले क्रोनोस से कुछ सुना था। टाइफॉन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन डैनियल ने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने कहा कि दूसरी टाइमलाइन के एक आदमी ने तुम्हें एक ही हमले से हरा दिया। क्या ये थोड़ा बेतुका नहीं है? मैं 70 कोशिशों के बाद भी तुम्हें नहीं हरा सकता। अचानक टाइफॉन जम गया। उसके चारों ओर घूम रहा विशाल तूफान बस एक दिल की धड़कन के लिए रुक गया। मैं एक हमले में हार गया था। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट, शांत लेकिन अविश्वास से भरी हुई थी। ओह, तुम बात कर रहे हो? यह मेरे लिए पहली बार है। डैनियल मुस्कुराया। डैनियल जानता था कि टाइफॉन बोल सकता है। हालांकि विसंगतियों के पिता ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की जिसे वह अपने से नीचे समझता था। ये वही है, वह शापित लाल आंखों वाला तलवारबाज। टाइफॉन ने दहाड़ लगाए। उसकी आभा हिंसक ऊर्जा से भड़क उठी, जिससे जमीन फिर से फट गई।
अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो तुम उसके दोस्त हो। रुको, तुम पहले से ही दूसरे चरण में क्यों प्रवेश कर रहे हो? डैनियल ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा और लुढ़क गया। टाइफॉन के हमले की तीव्रता तेजी से बढ़ी। उसके पैरों के नीचे झुलसी हुई धरती पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, क्योंकि उसके रूप से हिंसक ऊर्जा के विस्फोट निकल रहे थे जो झिलमिलाती गर्मी की लहरों से हवा को विकृत कर रहे थे। एक समय तत्व उपयोगकर्ता के रूप में टाइफॉन को पिछली समय सीमाओं के बारे में भी सपने आते थे। वह जानता था कि वह अजेय महान सम्राट है। दुनिया हमेशा हर समय सीमा में उसके सामने झुकेगी। यह इस बात का सबूत था कि टाइफॉन पृथ्वी का असली मालिक था। केवल एक समय रेखा ऐसी थी जहां टाइफॉन महान सम्राट नहीं हो सकता था। उस समय रेखा में उसके साथ तीसरे दर्जे के राक्षस जैसा व्यवहार किया गया, लाल आंखों वाले तलवारबाज द्वारा अपमानित, कैद और मजाक उड़ाया गया। वास्तविकता में तलवारबाज से कभी न मिलने के बावजूद टाइफॉन के मन में उसके प्रति गहरी नफरत थी। डैनियल टाइफॉन के उन्मत्त हमले में गिर गया। उसे जमीन पर पटकने पर हवा में धूल भर गई। टाइफॉन ने संतुष्ट और मजाकिया मुस्कान के साथ डैनियल की ओर देखा। फिर भी डैनियल ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए अपनी बीच वाली उंगली उठाई। फिर मिलते हैं, हारे हुए। दुनिया एक सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई थी। युद्ध का मैदान गायब हो गया। गर्मी, झुलसी हुई धरती की खुशबू, सबकी जगह अंधा कर देने वाली पवित्रता ने ले ली। क्रोनोस और अन्य लोगों ने वर्ल्ड टाइम स्पेल को सक्रिय कर दिया था। समय यात्रा की जानी पहचानी घिनौनी अनुभूति वापस आ गई। डैनियल अस्पताल के बिस्तर पर जागा। कीटाणुनाशक की बांझ गंध उसके फेफड़ों में भर गई। दिल के मॉनिटर की स्थिर बीप शोरगुल वाले कमरे में धीरे धीरे गूंज रही थी। उसके ऊपर की सफ़ेद छत पर चकाचौंध करने वाली फ्लोरोसेंट लाइटें चमक रही थीं। मुझे खेद है, बचाए गए लोगों की सूची में सेलेन नाम का कोई नहीं है। अमांडा, तुम एक ऐसे मरीज से क्या कह रही हो जो अभी अभी जागा है? एक और आवाज़ ने अचानक बीच में टोका। डैनियल बिस्तर पर करवट बदल रहा था। चादरें उसकी त्वचा पर ठंडी लग रही थीं, लेकिन उसकी छाती खोखली लग रही थी। वह वही शब्द सुनकर ऊब गया था। मैं फिर से यहाँ वापस आ गया हूँ। डैनियल ने चाहे जितना भी समय पीछे जाने की कोशिश की हो, वह इस दिन से आगे नहीं जा सका। ये स्पेल में किसी त्रुटि के कारण नहीं था। डैनियल ने गलतियों के लिए कई बार स्पेल की जांच की थी। ये भाग्य का काम था। शापित भाग्य उसे बहुत पीछे जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। ये पता चला है कि होस्ट 73वें प्रतिगमन से गुजरा है। दिव्य प्रणाली को समायोजित करना। कृपया पुरस्कारों में से एक चुनें। 1. प्रतिगमन से पहले के 100% आंकड़े। 2. आपके पिछले जीवन से कोई भी 10 कौशल स्तर रीसेट हो जाएगा। 3. कोई भी 10 सिस्टम आइटम। आंकड़े चुनें, डैनियल ने डॉक्टर और नर्स को अनदेखा करते हुए कहा, जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। उसने अपने सभी कौशल और समय पहले ही हासिल कर लिए थे। प्रत्येक लूप के साथ अधिक आंकड़ों के जुड़ने के साथ डैनियल ने भविष्यवाणी की कि वह 15 लूप के भीतर बराबरी के आधार पर टाइफॉन से लड़ सकता है। यही कारण था कि वह खुश था। बस 15 और लूप जहां उसने अपना स्तर बढ़ाया और अपने आंकड़ों को अगले लूप तक ले गया। वह आखिरकार सुरंग का अंत देख सकता था। लेकिन फिर सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया, जिसमें बताया गया कि एक नया, शक्तिशाली दुश्मन क्षितिज पर इंतजार कर रहा है। डैनियल ने परवाह करना बंद कर दिया। अगले 23 लूप के लिए उसने मौज मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित किया। जुआ खेलना, शराब पीना, अंतरिक्ष में यात्रा करना, मानव बस्तियों पर छापा मारना। डैनियल ने हर वह पागलपन भरा काम किया जो उसके दिमाग में आया। चूंकि एक बार जब वह फिर से लूप में जाता तो लोग भूल जाते कि उसने क्या किया था, इसलिए उसने पीछे नहीं हटना चाहा। आज तक की उसकी सबसे अच्छी और सबसे मज़ेदार उपलब्धि ज़्यूस की दाढ़ी में आग लगाना और स्पीकर पर फॉर्टिंग की आवाज़ें बजाना था जब रेस अवेकनर एसोसिएशन को भाषण दे रहा था। सबसे बुरा तब था जब वह अंतरिक्ष में खो गया था। वर्षों तक ब्रह्मांड की यात्रा करना, यह न जानते हुए कि वह कहाँ जा रहा है, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। हो सकता है कि इस घटना के बाद उसे अंतरिक्ष का थोड़ा डर हो गया हो। चूंकि मेज़बान ने जितना चाहा उतना मज़ा लिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि वह फिर से दुनिया को बचाने पर ध्यान केंद्रित करे। क्या मतलब है मज़ा लेना? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वह ओडिसी खोज को पूरा करने का एक तरीका खोजने के लिए था। वह आधी रात को शराब पीते हुए हंसा। खुली खिड़की से चांदनी छनकर आ रही थी और धूल भरे लकड़ी के फर्श पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। सब कुछ पिछले लूप में आपके द्वारा किए गए नंगा नाच के बारे में क्या? वह खोज के लिए किस तरह उपयोगी था? आहम। डैनियल ने अपना गला साफ किया। नशे में उसने बहाने के लिए इधर उधर देखा और उसकी नज़र चांद पर पड़ी। मून, रात के समय खुली छत पर नंगा नाच चल रहा था। इससे मुझे स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिली और मुझे खोज को पूरा करने का विचार आया। यही है, तुमने कहा था कि जब नया दुश्मन आएगा तो पृथ्वी से मैना गायब हो जाएगी। तो हमें बस चंद्रमा के मैना का उपयोग करने की आवश्यकता है।
डैनियल जानता था कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। जियोस, जो कई बार चंद्रमा पर गया था, उसने चंद्रमा की चेतना को पागल कहा। जो कोई भी उससे मिला, उसने भी यही कहा। अगले चरण में डैनियल अंतरिक्ष में गया और चंद्रमा पर गया। आश्चर्यजनक रूप से वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल गए और सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लड़कियों में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? चंद्रमा की चेतना ने पूछा। उनका बड़ा दिल, डैनियल ने उत्तर दिया। अच्छा, मुझे भी, हा 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 हा, चंद्रमा की चेतना हंसी। नियो को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। मून और डैनियल दोनों ही विकृत थे। लड़कियों के मामले में उनकी पसंद एक जैसी थी। उनकी दोस्ती की बदौलत मून डैनियल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। डैनियल अब अपग्रेडेड वर्ल्ड टाइम स्पेल बना सकता था। उसके दिल में अपार खुशी उमड़ पड़ी। क्यों? आखिरकार वह टाइफॉन को हरा सकता था। वह कुछ लूप पहले टाइफॉन को हराने के लिए काफ़ी मजबूत हो गया था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि स्पेल पूरा नहीं हुआ था। धरती पर आने के बाद डैनियल ने टाइफॉन को हराया और तुरंत वर्ल्ड टाइम स्पेल को सक्रिय कर दिया। उसने फिर से टाइफॉन को हराया और फिर से स्पेल को सक्रिय कर दिया। वह ऐसा 46 बार करता रहा। आखिरकार उसका दिल संतुष्ट हो गया। बाद में देवदूत नीचे उतरा। डैनियल ने अपनी उम्मीदें कम रखी थीं, लेकिन वह गलत था। देवदूत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा था। यह कोई बड़ी, सुडौल लड़की नहीं थी। अल्पविराम। डैनियल लूप करता रहा। वह हंसी मजाक के लिए बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता रहा। कोई भी बात ठीक थी, उसे बस अपनी बोरियत से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। 3000 साल तक लूप करने के बाद डैनियल थकने लगा था। उसकी प्रेरणा खत्म हो रही थी। यहाँ तक कि एंजल भी अब डरावना नहीं लगता था। जब वह बोरियत से मरने के कगार पर था तो उसे एक विचार आया। मुझे अंडरवर्ल्ड जाना चाहिए। क्या? मेरा मतलब है, एंजल वहीं से आता है और वर्ल्ड कोर भी वहीं है। अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें एंजल को अंडरवर्ल्ड में उतरने से पहले ही रोकना होगा। उसके शब्द तार्किक थे, लेकिन नियो जानता था कि डैनियल सिर्फ अंडरवर्ल्ड जाना चाहता था। वह एक बच्चे की तरह उत्साहित था, जिसका पसंदीदा खेल, जिसे उसने 50 बार खेला था, आखिरकार विस्तारित हो गया। अंडरवर्ल्ड के लिए? रुको, तुम कमीने कुतिया हो। हाँ, क्या तुमने मुझे गाली दी? सिस्टम बच्चों के लिए अनुपयुक्त भाषा का उपयोग या गाली नहीं देता है। होस्ट कुछ कल्पना कर रहा होगा। डैनियल ने संदिग्ध आंखों से सिस्टम स्क्रीन को देखा। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे कुतिया कहा। होस्ट शारीरिक रूप से पुरुष है। उसे कुत्तों के महिला लिंग के साथ जोड़ना कोई मतलब नहीं रखता। डैनियल का इस विषय को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। नियो ने इसे जबरदस्ती बदलने का फैसला किया। अगर वह अंडरवर्ल्ड में जाता है तो होस्ट क्रोनोस और अन्य लोगों को वर्ल्ड टाइम स्पेल सक्रिय करने के लिए कैसे कहेगा? इसके अलावा ग्रिम रीपर्स अंडरवर्ल्ड के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। हो सकता है कि वे आपकी मदद न करें, भले ही आप उन्हें बताएं कि आप दुनिया को बचाने के लिए वहां हैं। आप सही कह रहे हैं। डैनियल ने फैसला किया कि उसे खुद ही जादू को ढूंढना होगा। उसने वर्ल्ड टाइम जादू को छोटा करने के लिए 230 और लूप लगाए। आखिरकार उसने आकार को इतना कम कर दिया कि उसे अपनी पीठ पर खींचा जा सके। जादू, जो अब अपनी पूंछ को काटते हुए ड्रैगन की तरह लग रहा था, डैनियल की पीठ पर उकेरा गया था। होस्ट, ऊर्जा आपूर्ति के बारे में क्या? मैंने चंद्रमा की चेतना को जादू से जोड़ दिया है। जैसे ही मैं इसके लिए कहूंगा, यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगा। डैनियल की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस एक ही संदेह था। अगर उसने खुद को मार डाला और फिर से अंडरवर्ल्ड में प्रकट हुआ, तो क्या उसने जो जादू खींचा था वह अंडरवर्ल्ड में उसके शरीर पर दिखाई देगा? होस्ट, अंडरवर्ल्ड हर उस आत्मा को एक शरीर देता है जो उसमें आती है। तुम्हें भी एक मिलेगा। चूंकि शरीर मूल शरीर के समान है, इसलिए जादू पीठ पर होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहना तुम्हारे लिए आसान है। डैनियल समय के चक्रों से थक गया था, लेकिन वह अपनी यात्रा का अंत देखे बिना मरने और हार मानने के लिए बहुत दूर आ गया था। इसके अलावा तुम अंडरवर्ल्ड के बारे में इतना क्यों जानते हो? मैं आपकी मदद करने के लिए बनाया गया दिव्य सिस्टम हूँ, होस्ट। मुझे आपकी मदद करने के लिए आवश्यक ज्ञान दिया गया है। जरूर, जरूर। डैनियल ने अपनी आंखें घुमाईं। सिस्टम मजबूत था, लेकिन इसमें खामियां थीं। डैनियल जानता था कि यह सर्वज्ञ होने से बहुत दूर है, जैसा कि यह अभिनय करने की कोशिश कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह अंडरवर्ल्ड के बारे में कैसे जानता है। क्या सिस्टम अंडरवर्ल्ड से है? नियो डैनियल के विचारों को पढ़ सकता था, हालांकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। डैनियल को अविश्वास हो जाता अगर उसे पता होता कि सिस्टम उसके विचारों को 24/7 पढ़ सकता है। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। डैनियल ने चाकू को अपने दिल में घोंप लिया। उसकी चोटों से खून बह रहा था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मृत, उसकी लाश वापस चर्च में गिर गई। उसकी आत्मा में बदलाव महसूस हुआ। जब डैनियल ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अंडरवर्ल्ड में खड़ा था।
अंडरवर्ल्ड की हवा पत्थरों की तरह घनी और दम घोंटने वाली थी। डैनियल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हर सांस में ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े बजरी से भर रहे हों। ये जगह उतनी ही खराब है जितनी मैंने उम्मीद की थी। अंडरवर्ल्ड एक निरंतर रात में डूबा हुआ था। ऊपर मंडराता हुआ आकाश घने कालेपन का अंतहीन विस्तार था, जिसमें न तो तारे थे और न ही चांदनी। जमीन से उभरी हुई दांतेदार चट्टानें डैनियल की टिमटिमाती लौ की मंद चमक में धुंधली विकृत छायाएं डाल रही थीं। उसे अपने आसपास देखने के लिए आग जलानी पड़ी, फिर भी रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही आग की लपटों को निगल रहा हो। दमनकारी खामोशी ने उसे दबा दिया, जो कभी कभार दूर से किसी चीज़ की गूंज से टूटती थी जो दृष्टि से परे चलती थी। डैनियल ने अपना सिर उठाया। उसकी भौं गहरी सिकुड़ गई। उसने आसमान को देखा, लेकिन उसे वही अंतहीन शून्य मिला। ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान से मुझे घूर रहा है। चूंकि वह ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने सावधानी से चलने का फैसला किया। हर कदम की गूंज धीमी थी, जिसे रसातल ने जल्दी ही निगल लिया। डैनियल की अंडरवर्ल्ड के बारे में पहली धारणा सरल थी, 10/10, यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। उसका डर तभी और बढ़ गया जब उसने महसूस किया कि कोई भयानक उपस्थिति उसकी ओर बढ़ रही है। हर धड़कन के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक छाया से एक आकृति उभरी। सुनहरे बालों और खून से लाल आंखों वाली एक महिला। उसके होंठ लगातार मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे, जिससे पिशाच की तरह तीखे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। मैं पैमोन ले नोयर हूँ, 3री रैंक की ग्रिम रीपर और अंडरवर्ल्ड की ग्रैंड डचेस। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने विनम्रता से कहा। उसकी हरकतें सुंदर लेकिन अप्राकृतिक थीं, जैसे कोई गुड़िया मानवीय हाव भावों की नकल कर रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता के बावजूद डैनियल को कोई कामुकता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह शांत था, बहुत शांत। तुम कौन हो? डैनियल ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा है, मैं पैमोन ले नोयर, एक ग्रिम रीपर हूँ। उसकी मुस्कान बेचैन करने वाली थी। ये बहुत ही बढ़िया थी। डैनियल का मन उसे भागने या लड़ने के लिए चिल्ला रहा था। उसके शरीर की हर वृत्ति उसे खतरे से आगाह कर रही थी। फिर भी उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था, मानो अदृश्य जंजीरों से बंधा हो। ये सहज रूप से जानता था। उसके सामने खड़ी महिला एक उंगली के झटके से पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। वह आसानी से 1000 टाइफॉन को कुचल सकती थी। उससे भागना असंभव था। डैनियल उसकी दया पर था। मुझे मंत्र सक्रिय करने की आवश्यकता है। कृपया शांत हो जाओ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वह अचानक डैनियल के पास आए और अपने रुमाल से उसका पसीना पोंछा। नम कपड़े ने उसके माथे को धीरे से छुआ। डैनियल को एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह हौंफ रहा था। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उसके सामने खड़ी आकृति के शांत होने पर उसकी धड़कन धीमी हो गई। डरो मत, पैमन मुस्कुराया। तुम दूसरे राजकुमार के चुने हुए हो। तुम अंडरवर्ल्ड के मेहमान हो। उस दिन से डैनियल के साथ राजसी व्यवहार किया जाने लगा। वह जो चाहे खा सकता था, सुनहरे फलों से लेकर चांदी की थाली में परोसे जाने वाले विदेशी व्यंजनों तक। वह जहां चाहे जा सकता था, ऊंचे मेहराबों और क्रिस्टल क्लियर फव्वारों वाले विशाल हॉल की खोज कर सकता था। ग्रिम रीपर पैमन ने बिना किसी सवाल के उसकी सभी इच्छाएं पूरी कीं। डैनियल को इस तरह के भव्य व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। अरे, उनका क्या मतलब है कि मैं उनके दूसरे राजकुमार की आभा रखता हूं और इसलिए मैं उनका चुना हुआ हूं? क्या तुमने कुछ किया? उसने सिस्टम से फुसफुसाया। यद्यपि डैनियल शाही व्यवहार से प्रसन्न था, फिर भी उसे यह पता नहीं था कि उसे दूसरे राजकुमार का चुना हुआ क्यों कहा गया था। नियो अपने भीतर निश्चित रूप से समझ गया कि उनका क्या मतलब था। वह अंडरवर्ल्ड का दूसरा राजकुमार था। उसका बड़ा भाई हेनरी पहला राजकुमार था। हालांकि पैमोन डैनियल के भीतर नियो के इरादे को नहीं समझ पाए, लेकिन वह नियो की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। इस प्रकार उन्होंने मान लिया कि नियो ने डैनियल को उसकी जगह भेजा है। आराम करो मेजबान, आप धोखेबाज नहीं हैं। आप वास्तव में दूसरे राजकुमार के चुने हुए हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैनियल ने उलझन में पलकें झपकाईं। सिस्टम चुप रहा, आगे स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। डैनियल ने शानदार जीवन शैली को अपनाया क्योंकि सोच उसे कहीं नहीं ले जा रही थी। उसने अपने दिन आराम से बिताए, आधी रात के गुलाब और चांदी की लिली से भरे महल के बगीचों में इधर उधर खेलते हुए। जब एंजल के आने में कुछ हफ्ते बचे थे, तो वह आखिरकार काम पर लग गया। मैं सम्राट से मिलना चाहता हूं, डैनियल ने दृढ़ता से कहा। माफ करें, पैमोन ने आश्चर्य से अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। दोनों मखमली असबाब और संगमरमर के फर्श पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीकों से सजे लाउंज में विपरीत सीटों पर बैठे थे। एक साधारण काले रंग की अंगरखी पहने बारबाटोस नाम के एक बच्चे ने उन्हें एक सुनहरी ट्रे पर चाय परोसी। जब उसने सावधानी से कप उनके सामने रखे तो उसका पीला चेहरा भावहीन था। ब्रह्मांड से एक इकाई हमारी दुनिया में आने वाली है।
ये विश्व कोर के माध्यम से आएगी। डैनियल की आवाज़ स्थिर थी, फिर भी बेचैनी से भरी हुई थी। चूंकि विश्व कोर सम्राट के महल के अंदर है, इसलिए हमें वहां जाकर विश्व कोर के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। डैनियल ने आगे कहा, टाइफॉन किसी तरह से वर्ल्ड कोर के अंदर एक पोर्टल खोलने में कामयाब रहा। मुझे पता है कि दुनिया की चेतना लोगों को अपने कोर के पास जाने से नफरत करती है, लेकिन शायद हम कुछ कर सकते हैं अगर हम मोनाक के साथ मिलकर काम करें। पैमोन ने अपनी हमेशा की मुस्कान बनाए रखी, हालांकि उसकी लाल आंखों में कुछ तीखी चमक थी। उसने अपनी नज़र बारबाटोस की ओर घुमाई। बच्चा झेंप गया। उसके पीले हाथ कांप रहे थे। डैनियल को वर्ल्ड कोर का स्थान नहीं पता होना चाहिए था। अंडरवर्ल्ड पृथ्वी के भीतर मौजूद था और वर्ल्ड कोर अंडरवर्ल्ड के केंद्र में था, मोनाक के महल के भीतर। यह एक बहुत ही गुप्त रहस्य था जो केवल उच्च रैंकिंग वाले ग्रिम रीपर्स को ही पता था। बारबाटोस ने डैनियल को एक बड़े भाई की तरह माना, इसलिए उसने उसे जानकारी बताई। बारबाटोस, पैमोन ने उसे पुकारा। उसके शब्दों की प्रतिध्वनि ने बारबाटोस को ठंडा महसूस कराया। मैं समझता हूं कि तुमने सपने देखे थे दूसरे समय रेखा में दूसरे राजकुमार से मिलना, और चूंकि डैनियल को उसके द्वारा भेजा गया है, इसलिए आप डैनियल की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपको इस तरह से नियम नहीं तोड़ने चाहिए, राजकुमार के लिए भी नहीं। माफ़ करें। बारबाटोस ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें अपराध बोध से भरी हुई थीं। नकल किए गए समय तत्व पर उसकी महारत बहुत अच्छी थी।